सार्वजनिक परीक्षा के बारे में। अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के बारे में पढ़ेंगे। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का रोकथाम किया गया है, जिसमें विधेयक में 2024 जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक का कैद। अगर मान लीजिए कि कोई संगठन बना करके धोखाधड़ी करता है, पेपर वगैरह लीक कराता है, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया। ध्यान कर लीजिए, जो भी इस तरह के कार्य मतलब शामिल होंगे उनको 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल का सजा होगा। केंद्र सरकार ने 21 जून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है, अर्थात 21 जून से लागू। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कब से लागू करने का अधिसूचना जारी किया गया, तो 21 जून। सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित विधेयक के बारे में प्रावधान क्या क्या है समझ लीजिए। थोड़ा प्रावधान से हो सकता है कि मैं भी प्रश्न पूछ दिया जाए। न्यूनतम 3 साल की जेल होगी, कम से कम 3 साल, जिसे बढ़ाकर 5 साल तक ले जाया जाए, मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखेंगे। और शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना, जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा उसको 10 लाख जुर्माना। परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाता द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल। अगर कोई परीक्षा प्रदाता जो लेने वाले हैं वो करेंगे तो उनको 5 साल की सज़ा होगी, अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकते हैं और 1 करोड़ की जुर्माना हो सकता है। मतलब व्यक्ति के लिए 10 लाख है, लेकिन अगर कोई प्रदाता कर रहा है तो वहाँ पे 1 करोड़ का जुर्माना है। ये याद रखेंगे, दोनों अलग अलग बातें हैं। आइए समझते हैं। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा, मतलब जो भी अगर जेल में जाएगा उसका जमानत नहीं होगा, नॉन अवेलेबल होगा। जो अपराधी के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं, और कार्रवाई जो है ना तुरंत होगा, ये बता दिया गया है। तो ये सारे हैं जो आपको कौन कौन से एग्जाम में ऐसा होगा। तो ये एग्जाम होगा यूपीएससी के एग्जाम में अगर कोई इस तरह के करता है, एसएससी के करता है, आरआरबी के, आईपीएस, एनटीए, मतलब इस तरह के एग्जामों के लिए ये नियम बनाए गए। परियोजना के बारे में, हाइड्रोजन परियोजना के बारे में क्या बताया गया है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोजन परियोजना की घोषणा की है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है एक, ठीक है, इसने क्या किया है, हाइड्रोजन परियोजना लॉन्च किया है अपना उपग्रह नेटवर्क बनाने के लिए। इस बातों को ध्यान रखें। हाइड्रोजन मतलब हाई थ्रो आउटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम है ये पूरा, हाइड्रोजन इसी का नाम दिया गया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये अपना नेटवर्क कौन एजेंसी, मतलब कौन संस्था कर रहा है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इतना नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी आपके लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हाल ही में ऑस्ट्रिया के ये विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जो आया है 2024, इसमें क्या कहा गया है, हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में की बातें कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम में। 2015 से 21 के दौरान वैश्विक गेंडा प्रभावित हुआ है, वैश्विक व्यापार से, और देवदार के वृक्ष प्रभावित हुए हैं। आपसे ये गेंडा और देवदार के वृक्ष पूछे गए और जानवरों को लिया गया है, जिनमें 3250 जो है सिटीज परिविष्ट सूचीबद्ध है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, उतना याद। जातियों का अवैध वन्य जीव व्यापार बाजार, गेंडे के सींग, मतलब गेंडा का क्या चीज़ बेचा जाता है, तो गेंडा का सींग बेचा जाता है। पैगोलियन के सल्क बेचे जाते हैं और हाथी के दांत बेचे जाते हैं। ये पशुओं में मतलब काफ़ी व्यापार यही होता है। पादप की बात करें तो देवदार और शीशम और अगरवुड, इस सब का फर्नीचर के लिए बेचा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कटाई हुआ है देवदार का हुआ, उसके बाद शीशम का हुआ है, उसके बाद अगरवुड का हुआ है। आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। आइए समझते हैं हमें अपराध रिपोर्ट। इस अपराध रिपोर्ट में 2024, 2020, 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट ये जारी हुई है। मतलब कौन सा संस्करण है, तो आपको तीसरा देना है जवाब, ठीक है। 16, 20 और 24 रिपोर्ट वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन, जिसको हम सिटीज बोलते हैं, में सूचीबद्ध वन्य जीव प्रजातियां में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों पर अद्यतन ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब ये रिपोर्ट इसलिए जारी किया जाता है कि इससे पता चलता है कि कितना अवैध व्यापार हो रहे हैं और किस पर ज़्यादा हो रहे हैं, ये हमको। नेक्स्ट न्यूज आपका है, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल चर्चा में रहा है। हाल ही में शोधकर्ता ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वीय तट पर मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ खोज किया है, तो मैक्सिको में खोज किया गया है। तामजा ब्लू होल इसको नाम दिया गया है, इस बातों को ध्यान रखें। क्या है बिंदुएं, तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट है, जो चीन सागर में ड्रैगन हॉल से भी अधिक गहरा है। चीन सागर का एक ड्रैगन हॉल है, उससे भी गहरा है तामजा ब्लू होल। यह 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम, मतलब ये पानी के नीचे गुफा है,
उसी का हॉल है तामजा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिर गया है। वो 31.28 डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जारी इसको करता है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देश इसमें शामिल होता है और भारत की रैंक 23 में 161 से गिर गया है। ठीक है, 2024 में 159 हो गई है। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्कोर गिरने के बाद भी इसका मतलब रैंक सुधरा है। इसका कारण है कि कुछ देश में और ज़्यादा गिरावट हो गई है। यही कारण है कि भारत का रैंक 159 आया है। नहीं तो और देशों का गिरावट नहीं होता तो शायद भारत का रैंक और गिरता। मीडिया को दमन की बात को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। मतलब पूरे विश्व में 7.6 अंक का गिरावट देखने को मिला है। रैंकिंग में नार्वे शीर्ष पर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 पर कौन रहा है? नार्वे, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा है। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेत को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिर गया है, खराब हो गया है। इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। जहां सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहां की प्रेस की स्वतंत्रता संकट में हो तो लोकतंत्र पर भी खतरा आने का डर बताया जा रहा है। भारत, तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका से पीछे है। मतलब भारत का रैंक इतना गिर गया है कि पाकिस्तान श्रीलंका से भी पीछे हो गया है, जो क्रमशः 158, 152 पर और 150 पर है। इस बातों को ध्यान, मतलब तुर्की से भी, पाकिस्तान से भी और श्रीलंका से भी। तो तुर्की का 158 है, 152 है श्रीलंका का और 150 है, सॉरी 52 है पाकिस्तान का और श्रीलंका का है 50। तो ये जनसंख्या रिपोर्ट 2024 आया है। थोड़ा इसे समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी किया है। तो इस बातों को ध्यान रखना है कि जारीकर्ता कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने जारी किया है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो वैश्विक संदर्भ में 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या की संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50 से 60 वर्षों के में विश्व में 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या वृद्धि जारी रहने का उम्मीद है। मतलब 50-60 वर्ष तक जनसंख्या बढ़ेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है संभावना रिपोर्ट में। 2080 के दशक के मध्य वैश्विक जनसंख्या का लगभग 10.3 बिलियन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी और 80 तक जाते जाते ये जो है ना एक उच्चतम शिखर पर जाएगा। मतलब ये लास्ट शिखर होगा, ये चीज़ बोला गया। और इसके बाद जो है पहुंच जाएगी वही 2024 में यह 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी। मतलब 80 में हो जाएगा 10.3। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या धीरे धीरे में क्या हो जाएगी? गिरावट होगी। मतलब विश्व की जनसंख्या गिरना शुरू हो जाएगी वहाँ से 80 के बाद। और जो सदी के अंत तक, जो उस सदी खत्म हो, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। मतलब आपसे ये डाटा VVI है जो आपको याद रखना है। हाँ, यानी पूछा जा सकता है कि 2024 के अनुसार विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जो आया उसके अनुसार जीवन प्रत्याशा क्या है? 73.3 वर्ष। संदर्भ की बात कर लेते थे थोड़ा। ये तो विश्व की संदर्भ की बात किए हैं। अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब, जिसको हम 1.45 कहेंगे, हो जाएगी। 24 में 1.5 अरब हो जाएगा। और 2060 के दशक प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। मतलब लगभग 1.25 अरब हो जाएगा 2060 में। ठीक है, इसके बाद 12% की कमी आएगी। फिर सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। मतलब जो इस सदी आएगा उसमें भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश रहेगा। हाल ही में जारी UNFPA टेस्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का अनुमान 144 करोड़ तक पहुंच गई है। ऐसा बोला, हाल की रिपोर्ट के अनुसार 144 करोड़ हो गया है। भारत की कुल जनसंख्या 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु वाला होगा। मतलब ज़्यादा मतलब युवा का ही देश रहेगा समझिए भारत, क्योंकि 15 से लेकर के 64 वर्ष वाला व्यक्ति 68% रहेंगे बाद में। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से VVI हो सकता है। हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने का वादा किया था। मतलब असम कहा था कि भाई हम 244A लागू करेंगे ताकि हम एक स्वायत्त राज्य बन जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 244A क्या बताता है, आइए जानते हैं। अनुच्छेद 244A को 22वां संविधान द्वारा शामिल किया गया था। मतलब ये पहले से नहीं था, ये 22वें संशोधन अधिनियम के जरिए 1969 में हुआ था, शामिल हुआ था। यह संसद को असम राज्य के भीतर 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य की स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने की अनुमति देता है। अर्थात मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में
अनुसूची 5 और अनुसूची 6 अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, जिसमें से 5 में है सभी राज्य और 6 में है कुछ विशेष राज्य, जिसको हम AMTM कहते हैं। तो AMTM कहते हैं। इस तरह से त्रिपुरा, मेघालय और असम है, तो उसी असम के जरिए, उसी छठे अनुसूची के जरिए ये स्वायत्त राज्य 244A बनाया गया है ना, समझ में? तो वही से संबंधित ये चीज़ यहाँ पे बताया गया, बोला है कि हम बना देंगे, ऐसा किया गया था और छठी अनुसूची में निर्दिष्ट है। तो चर्चा में रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि असम किस अनुसूची में के तहत जो है ना स्वायत्त राज्य बनने की वादा किया है, तो छठी अनुसूची सब बता चुके हैं, याद रहना चाहिए। संविधान की छठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244A में अंतर क्या है, जान लेते हैं। छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रित शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषदें मौजूद हैं, कि इन परिषदों के पास सीमित शक्ति है और इसकी अपनी शक्ति है जो सीमित है। वे कानून प्रवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते और उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है, मतलब उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है, मतलब अधिकार तो है लेकिन सीमित करके दिया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 44A जनजाति क्षेत्रों को अधिक स्वायत्ता शक्ति प्रदान करता है। वही जो 244A में जो शामिल होगा उसको ज़्यादा पावर मिल जाएगा, मतलब जो छठी अनुसूची में होते हुए भी अगर 244A में शामिल नहीं है तो उसको सीमित शक्ति है, और ज़्यादा शक्ति कब हो जाएगा, जब वो 244A में शामिल हो जाएगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं स्वास्थ्य पर नियंत्रण, ये खुद से करने लग जाते हैं जब 244A में शामिल हो जाते हैं। अगला न्यूज आपसे है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा है, मतलब भारत का जो इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, वो धीमा चल रहा है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट, और 17 तक तो बढ़ा था लेकिन 17 के बाद ये यूनिकॉर्न में गिरावट देखने को मिला है। वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 67 थी, 23 में। 2022 में यूनिकॉर्न की संख्या 68 से कम है, जो कि 68 से कम ही ना हुआ, 67। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है, मतलब भारत 3rd नंबर पर है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, दूसरे स्थान चीन का है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका मतलब शीर्ष पर है और 340 के साथ चीन दूसरे स्थान पर है, और भारत में 67 है 23 के हिसाब से। शहर के हिसाब से बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्न रखा हुआ है, मतलब सबसे टॉप पर अगर भारत में यूनिकॉर्न के मामले में है बेंगलुरु, और वही दूसरे स्थान। नवीकरण ऊर्जा क्षमता को समझते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है, मतलब भारत जो है ना तीसरे नंबर पर है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथा स्थान पर है, मतलब अगर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता की बात करें तो चौथे स्थान पर है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तीसरा और चौथा। किस मामले में है, खपत मामले में तीसरा है, वही बनाने के मामले में चौथा है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा की बात की है यहाँ पे पवन ऊर्जा की बात कर ले तो चौथे स्थान पर है। सौर ऊर्जा की क्षमता की बात करें तो 5वें स्थान पर है। इंटरनेशनल नवीकरण ऊर्जा एजेंसी नवीकरण क्षमता की सांख्यिकी 2023 के अनुसार ऐसा बताया गया। तो 2023 के अनुसार आपको 5वां रैंक सौर ऊर्जा में याद रखना है और पवन ऊर्जा में चौथा। इसे प्रमुख निर्धारित लक्ष्य की बात करते हैं। भारत ने क्या क्या लक्ष्य लिया। भारत बोला है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता बनाएंगे और 2030 तक के अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% कम करने का लक्ष्य है। तो 45% तक हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर देंगे और हम 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता वाला देश बन जाएंगे 2030 तक। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन भी करेंगे। 5 मिलियन हम हरित हाइड्रोजन बनाएंगे। 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य लिए हैं। तो भारत का जो नेट जीरो कार्बन जो उत्सर्जन का लक्ष्य है वो 2070 है। 2030 तक भारत का उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। वही 30 तक 1 बिलियन टन कम करेंगे और 2070 तक जीरो कर देंगे। ऐसा भारत ने लक्ष्य लिया है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से नीचे और ऊपर महत्वपूर्ण था। आप 1-2 बार देख करके याद कर लीजिए। आगे है स्टेशन शिव शक्ति, चर्चा में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसको हम IAU कहते हैं, इंटरनेशनल जो है एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट जिसको हम कहते हैं, ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए स्टेशन शिव शक्ति को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। अर्थात जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया था उस जगह का नाम शिव शक्ति कहा गया। और शक्ति किसको कहा गया, शिव है पुरुष और स्त्री है शक्ति। 26 अगस्त 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 मून लैंडर उतरा था उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, जो कि पहले ही हम अभी बता चुके हैं। प्रधानमंत्री ने हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने में इन नामों के महत्व पर जोर दिए थे। तो ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन चीज़ें हैं, इसलिए हम आपको बता दिए। प्रधानमंत्री ने पहले चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट, जहाँ पे हमारा चंद्रयान 2 खत्म हो गया था, मतलब दुर्घटित हो गया था, उस पॉइंट का तिरंगा पॉइंट नाम रखा गया है। और जहाँ चंद्रयान 3 उतरा था वहाँ शिव शक्ति पॉइंट रखा गया।
जबकि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने चंद्रयान 1 के लैंडिंग स्थल के लिए जवाहर पॉइंट के नाम से, तो जवाहर पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, सभी को याद रखें। आइए हम चर्चा में रहा गगन मिशन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा कर दी है। चयनित अंतरिक्ष यात्री प्रशांत बालकृष्णन नायर है, अंगद प्रताप है, अजित कृष्णन है और शुभांशु शुक्ला है। इनके नाम आप याद रखेंगे। ये सभी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस पद पर है, तो विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन कहिए। गगन मिशन की बात कर ले तो गगन मिशन में मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल है। मतलब एक बार मानव रहित होगा, एक बार मानव युक्त होगा। पहले मानव रहित मिशन होगा, तब मानव युक्त होगा। नहीं, गगनयान कार्यक्रम में अल्प अवधि में निम्न पृथ्वी कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। तो मानव उड़ान की परिकल्पना हुआ, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ये सारी चीज़ पढ़ने की दृष्टि से पढ़ लीजिएगा। कुल लागत क्या होगा, ये सारी चीज़ उतनी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। गगन मिशन 1 अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए परीक्षण उड़ान 2024 के अंत तक शुरू होगी। ये 2024 के अंत तक शुरू होगी, आपको ध्यान रखना है। गगन के सभी मिशनों के लिए इससे इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। हाँ, अब ये ध्यान रखना है कि कौन से रॉकेट का प्रयोग करेगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है। LVM-3। इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण, जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉड्यूल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्पर का आकलन करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रॉकेट आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं नीतीश डिवाइस। नीतीश डिवाइस क्या है जानते हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है चर्चा में रहा नीतीश डिवाइस किससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन से, ये ध्यान रखेंगे। और स्वाभाविक है, नीतीश का नाम है तो बिहार से होगा। हाँ, फुल फॉर्म है, लेकिन नीतीश का नाम है तो लोग ज़्यादातर बिहार लगाएंगे। नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ह्यूमन लाइफ्स, ये नीतीश का फुल फॉर्म है। आपसे पूछा जा सकता है कि नीतीश में एन का फुल फॉर्म क्या है, आई का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आप नीतीश का नोबल है, एन का नोबल है, आई का इनिशिएटिव है, तो ये ध्यान रखिएगा। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के सहयोग से विकसित किया गया है और यह अलर्टिंग डिवाइस है, मतलब अलर्ट करेगा। इसके माध्यम से 30 मिनट पहले ही आपदा का सूचना हमें, ये बात ध्यान रखिएगा, 30 मिनट आपके लिए कारगर है। ये नीतीश वज्रपात, बाढ़, गर्मी, लू, इस सब के बारे में हमको सूचित कर देंगे 30 मिनट पहले, चेतावनी दे देंगे कि भाई वज्रपात होने वाला है, सुधर जाओ। वही ठनका ठनकना। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पेंटेड की शक्ल के इस डिवाइस का नाम नीतीश रखा है। तो रखने वाला कौन है, नाम बताया है। हिंदी रूपांतरण नित्य तीव्र एवं शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच, इसका पूरा हिंदी में कहा गया है कि नित्य तीव्र एवं शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच, इसका नाम दिया गया है। यह शरीर की ऊर्जा से चार्ज होगा, शरीर की ऊर्जा से चार्ज होगा। चलिए अब देखते हैं वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी हुआ है। असमानता रिपोर्ट को भी समझ लेते हैं। जारी करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको वेब बोलते हैं, WEF, वेब। इसकी 54वीं वार्षिक रिपोर्ट है ये। सबसे पहले असमानता रिपोर्ट जारी कौन करता है, जारीकर्ता का नाम आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बैठक में ऑक्सफैम की इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत है, ये ध्यान रखना है। पूरे विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है, ऐसा इनका कहना है। वेब का कहना है कि विश्व में आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं। दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्ति की संयुक्त संपत्ति 13 वर्षों में दुगुनी बढ़ी है। अमीर लोग काफ़ी अमीर हो गए हैं, ऐसा बोला है कि दुगुना हो गए हैं, जो 4 साल में कई बड़े देश के GDP के वृद्धि से ज़्यादा है। जितना देश के GDP नहीं बढ़ा है, उतना अमीर लोग बढ़ा है, ये चीज़ बोल रहा है। वैश्विक आबादी का सिर्फ 21 प्रतिनिधित्व करने के बावजूद ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों के साथ 69% वैश्विक संपत्ति है। मतलब जो उत्तर के देश हैं उसमें काफ़ी संपत्ति ज़्यादा है। 21% प्रतिनिधित्व कर, मतलब अगर आबादी की बात करें तो 21% है, 100 में 21%, लेकिन पैसा की बात करें तो 100 में 69 है। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए कि पैसा का असमानता काफ़ी है, एक जगह इकट्ठा हो गया है पैसा, नॉर्थ में आ गया सब पैसा। नहीं, विश्व के 74% अरबपतियों की संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ में है, मतलब 74% अरबपति नॉर्थ में ही वास कर रहे हैं। हम लोग नॉर्थ में नहीं है। हम लोग जैसे हम पूरे विश्व की बात कर रहा है, ये भारत की बात नहीं कर रहा है। तो नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा पैसा वाला है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए आइए हम जानते हैं भारत में बहुयामी गरीबी चर्चा पत्र। बहुयामी जिसको हम मल्टीपल पुअर इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे है 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, 5-6 से भारत में बहुयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किए। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 15-16 और 19-21 के आंकड़ों को प्रयोग किया गया है। मतलब 15-16 का भी आंकड़ा लिए गए हैं, सर्वेक्षण 4 और सर्वेक्षण 5 के आंकड़े के अनुसार ये जारी किया गया।
प्रमुख बिंदु की बात करें तो भारत बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। इनका कहना है कि भारत के गरीब कम हुए हैं, जो कि पहले था 29.17%, अब हो गया है 11.28। तो नीति आयोग किया है, ये नीति आयोग की संस्था है, नीति आयोग ने ऐसा जारी किया। तो नीति आयोग किसकी है? सरकार की है। तो सरकार कभी भी अपनी बात बुराई नहीं करेगा, ये इंडेक्स उसी के आधारित है। आगे समझिए। तो 29 से बोला है, इनका कहना है नीति आयोग का, तो 29 से लेकर के 11 पर आ गए हैं गरीब लोग। मतलब जहाँ 100 में 29 लोग गरीब थे, वहाँ अब 100 में 11 लोग गरीब। विगत 9 वर्षों में लगभग कितना करोड़ की बाहर निकाल दिए हैं, मतलब 24.82 करोड़ लोग गरीब से बाहर हो गए, मतलब गरीब से अच्छा जीवन में आ गए हैं। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। मतलब सबसे ज़्यादा गरीब को अगर गरीबी से निपटा है तो उत्तर प्रदेश। 6 करोड़ लगभग मान सकते हैं कि यहाँ गरीब लोग अमीर हो गए हैं, मतलब गरीब लोग गरीबी से उभर गए हैं। ठीक है, और गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, इस बातों को ध्यान रखें। बिहार में वही 3.77 करोड़, लगभग 4 करोड़ के 4.25 करोड़ कह सकते हैं, और मध्य प्रदेश में 2.25 करोड़ कह सकते हैं। इतना लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा गरीबी से बाहर उत्तर प्रदेश हुए हैं, दूसरे नंबर पर बिहार हुए हैं, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। आपको ये बात ध्यान, बिहार में मतलब लगभग 4.25 करोड़ गरीब जो है ना, गरीब ना रहे, अब बन गए हैं कुछ। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय एमपीआई के सभी 12 संकेतों का उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अर्थात कितने संकेत लिए जाते हैं? तो 12 संकेत पर ये आंकड़े जारी किए जाते हैं एमपीआई में, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स इसको कहते हैं। इस बातों को ध्यान रखें। और ये जो है भारतीय नीति आयोग के द्वारा किया गया था। अब हम वैश्विक मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स को समझेंगे। एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जारी जुलाई 2023 में किया था। मतलब दूसरा संस्करण इसने जारी किया था जुलाई में। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर, मतलब 19-21 के आधार पर जारी किया गया था। इसमें जो है 24 से लेकर 14 बताया था कि 24 से घट करके 14 हुआ है। ठीक है, 24 से लेकर 14 हो गई है रिपोर्ट, ऐसा बताया गया है। दूसरा रिपोर्ट भी इन्होंने जारी कर दिया। अब कहा कि 24% से लेकर के, जो कि 15-16 में 24 था, अब 19-21 में क्या हो गया? 14। रिपोर्ट में मुख्य बातें 15 से 16 और 19 से 21 के बीच 13.5 करोड़ लोग जो है ना बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए। देखिए, केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी गरीब में। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य रूप से सबसे तेजी में कमी आई है। ये पहले का रिपोर्ट। अब चुनावी बॉन्ड को समझ लेते हैं। चुनावी बॉन्ड जो काफ़ी चर्चा में रहा, कई बार मैंने आपको बताया कि 17 से 18 के बजट में पेश किया गया, ये दान देने वाला बजट था। 17 से 18 में कहा कि भाई कोई भी पार्टी को कोई दान दे सकता है। 2018 में ये लॉन्च हुआ था। एडीआर बनाम यूओआई मामले में 5 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 1 में निहित मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। ये पूछा जा सकता है कि चुनावी बॉन्ड किस अनुच्छेद को प्रभावित कर रहा था? तो 19 का 1 को प्रभावित कर रहा था, इसीलिए संवैधानिक पीठ ने उसको रद्द कर दिया। ये आया कब था? तो 2018 में लॉन्चिंग हुआ था, और 2024 में इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का प्रकाश डाला कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। चुनावी बॉन्ड के बारे में देख लीजिए, तो बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि विधेयक कब आया था। किसी व्यक्ति को 1000 रुपये लेकर 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग तक के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति, मतलब कितना से कितना तक लोग खरीद सकते थे? 1000 रुपया कम से कम, अधिकतम 1 करोड़ रुपया तक खरीद सकते थे चुनावी बॉन्ड। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल ही खरीद सकते थे, मतलब जो राजनीतिक दल पंजीकृत है चुनाव आयोग के दर्ज में, तो वो वही खरीद सकते थे। भारतीय स्टेट बैंक के निर्दिष्ट शाखा में जो है 1000, 10,000 और 10,000 और 1 लाख आदि के गुणकों के किसी भी मूल्य के जारी किया जाता था। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता था, मतलब देने वाला का नाम नहीं होता था, दान करने वाला का नाम। 15 दिनों की समय अवधि होती थी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान किया गया था। इस योजना के तहत बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए और लोकसभा के चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध थे। तो ये सब बातें हैं जो आपको बताया गया है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये किससे जुड़ा हुआ था? तो पार्टी के दान देने से जुड़ा। CMS COP14, तो उज्बेकिस्तान में वन्य जीव की प्रवासी प्रजातियों संरक्षण पर कन्वेंशन हुआ है। इस कन्वेंशन में पक्षकारों का सम्मेलन 14वीं बैठक आयोजित की गई थी। नारा था प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। ये नारा इसका रहा है। COP14 का नारा आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ है? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है, और इसका बैठक, और उसके बाद इसकी जो नारा थी प्रकृति की कोई सीमा नहीं। CMS के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिकों और विभिन्न हितधारकों का त्रैवार्षिक आयोजन है, मतलब 3 वर्ष पर यह आयोजन होता है। UNEP के तहत
ये एक सरकारी संधि जिसे बॉन कन्वेंशन 1979 के रूप में जाना जाता है। यह 1 नवंबर 1983 को लागू हुआ था। मतलब ये जो है ये कन्वेंशन कब लागू हुआ था? तब 1983 को लागू हुआ था। गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ प्रविष्ट की वहाँ पे दिए गए हैं। भारत ने 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर में COP 13 की मेजबानी की थी। तो भारत में मेजबानी 13 में मतलब 2020 में COP 13 का हुआ है। वही 3 वर्ष के बाद जो है 20 के बाद 23 में जो है आपको हुआ है कहाँ? उज्बेकिस्तान समरकंद में हुआ है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। COP 14 में कुछ बातें लिखी गई हैं जो आप एक बार देख लीजिएगा, ऐसे उतनी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। COP 15 का आयोजन ब्राज़ील में होगा 2026 में, क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है। तो 23 में हुआ था तो 26 में होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि COP 15 का आयोजन कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में। COP 15 आपको याद रखना है, 23 का याद रखना है और 20 का याद रखना है। 20, 23 और 26 ये याद रखना जरूरी है। 20 में भारत में हुआ था, 23 में आपका समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था और 26 में कहाँ होने वाला है? तो आपका होने वाला है ब्राज़ील में। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इंस्टेंट 3DS सैटेलाइट, थोड़ा इंस्टेंट 3DS सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। 17 फरवरी को इसरो और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बीच एक संयुक्त प्रयास GSLV F14 का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। यह GSLV का 16वां मिशन है। GSLV का ये 16वां मिशन है। GSLV F14 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित तीसरी पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। मौसम पूर्वानुमान ये जो संबंधित है इनसे 3DS सैटेलाइट, ये मौसम से संबंधित है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। मिशन के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी की सतह से निगरानी करना, मौसम के संबंधी विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में महासागरीय अवलोकन और उनके पर्यावरण का संचालन करना, मतलब मौसम की कुल मिलाकर जानकारी देना, वायुमंडल को ऊर्ध्वाधर रूपरेखा प्रदान करना, डेटा संग्रह करना, ये सारे काम है जो आपको किसका काम है? तो ये आपको इनसेट 3DS सैटेलाइट का काम है। ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना, मौसम से संबंधित है, ये बात को ध्यान रखना है। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट का नाम है GSLV F14। इस बातों को ध्यान, आदर्श आचार संहिता लग जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कितने चरणों में? 7 चरणों में। किस लोकसभा के लिए? 18वीं लोकसभा के लिए। कब घोषित किए? 16 मार्च। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। थोड़ा जान लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि। 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान क्या करे और क्या ना करे की एक छोटी सूची जारी की गई। 1991 में कोड को समेकित किया गया और राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार किया गया। MCC के हरवंश सिंह जलाल बनाम UOIKS 2001 में न्यायिक मान्यता मिली। तो ये सारे आचार संहिता का मान्यता कब मिला था? 2001 में मिला था। उद्देश्य क्या थे इनके? उद्देश्य थे यह लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के दौरान लागू होते हैं। मतलब आदर्श आचार संहिता कब लागू होते हैं? तो जिस समय लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो और उपचुनाव हो, तो यहाँ पे आदर्श आचार संहिता लागू होता है। जनमत और एग्जिट पोल का विनियमन, मतलब ये जनमत और एग्जिट पोल का विनियमन के बारे में, मतलब ऐसा नहीं कि पहले से ही विनियमन करने लग जाए कि हाँ ये पार्टी जीत रहा है, ऐसा कर रहा है। जब तक आचार संहिता लागू है तब तक ये सब करना मना है। सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध, ऐसा नहीं करना है कि सरकार ये हमारे लिए कर रहे हैं वो, मतलब सरकारी जो भी नोटिफिकेशन आता है सरकारी नौकरी का, ये सब आचार संहिता से पहले आ गया तो आ गया, तो आचार संहिता के बाद नहीं आते हैं। तो इसीलिए इस पर रोक लगता है और इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। स्थायी समिति ने 2013 में आदर्श आचार संहिता की कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की थी। तो एक स्थायी समिति बनाया गया था 2013 में जो इसको कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश किया था। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट क्या किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्था द्वारा ये जारी होता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि रोजगार रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक रूप से काम करते हैं। मतलब 100 में 90 लोग हैं जिसका काम का कोई ठिकाना नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसको अनौपचारिक रूप कहते हैं। 62% लोग जो है ना अकुशल है, मतलब 100 में 62 लोग हैं जो इसको काम करने का ढंग नहीं पता है। ये चीज़ मतलब इस रिपोर्ट में बताया गया। आकस्मिक कृषि श्रमिकों और निर्माण क्षेत्र में 70% लोग हैं जो श्रम, कृषि में श्रम कर रहे हैं और निर्माण में श्रम कर रहे हैं। मतलब कोई घर बन रहा है तो वहाँ काम कर रहे हैं, और नहीं तो खेती हो रहा है तो वहाँ पे काम 70% लोग कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट बता रहा है को 2022 को निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, लेकिन 2000 मतलब बिहार में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में काफ़ी रोजगार नहीं मिल रहे हैं। भारत में 2030 तक लगभग 40% प्रवासन दर होने की उम्मीद है। ऐसा लग रहा है कि भारत में जो है भारतीय लोग जो है ना 40% प्रवास करना पड़ेगा भारतीयों को, और शहरी आबादी 607 मिलियन तक पहुँच जाएगी। शहरी आबादी बढ़ जाएगा। निर्माण क्षेत्र उच्च रोजगार लोच बनाए रखता है। शिक्षित युवाओं ने बेरोजगारी के बहुत अधिकतर स्तर का अनुभव किया है। ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार शिक्षित लोग हैं, और यह फिर से पुरुष की तुलना में महिला अधिक है, और महिला ज़्यादा बेरोजगार है ऐसा बोला गया है। केवल 4% युवा के पास औपचारिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच है। अर्थात कहने का मतलब मात्र 100 में 4 ही लोग हैं जो वाकई में प्रशिक्षित है और औपचारिक काम उनको मिला हुआ है। अन्यथा 96 लोग जो है ना उनको काम, या तो काम नहीं मिला है, या काम मिला भी है तो औपचारिक रूप से क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं। तो आगे समझ में ये रिपोर्ट आपको जारी करके बताया गया। कच्चा थ्यूबू द्वीप,
ये चर्चा में रहा है द्वीप। आपको ये द्वीप को याद रखना है कि कच्चा थीवू द्वीप कहाँ है। प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में इस बात को उजागर करने के बाद यह चर्चा में आ गया कच्चा थीवू द्वीप। 14वीं शताब्दी के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, जब 14 शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट आया था, तो यह पाक जल संधि में एक स्थित निर्जन द्वीप है। पाक जल संधि कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। वहीं पे एक निर्जन द्वीप है कच्चा थीवू। यह 285 एकड़ में विस्तृत है। भारतीय तट से 33 किलोमीटर ये दूर है, जो रामेश्वर के उत्तर पूर्व श्रीलंका के डेफॉल्ट द्वीप से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यह सेंट एंथोनी चर्च है। यहाँ पे एक चर्च है जिसका नाम है सेंट एंथोनी, जो 20वीं शताब्दी में बनाया गया था। पृष्ठभूमि की बात कर ले तो प्रारंभ में यह रामेश्वर के रामनाद साम्राज्य के स्वामित्व में था। मतलब जब रामेश्वर के महंत जी थे, उन्हीं के स्वामित्व में, मतलब उन्हीं के हक में था। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। जिस समय अंग्रेज शासन किए उस समय वो मद्रास का हिस्सा बन गया। भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत 1974 में भारत सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। मतलब ये द्वीप जो है ना श्रीलंका को सौंप दिया गया भारत सरकार के द्वारा। कब? 1974 में। भारत ने 1976 में इस द्वीप क्षेत्र में मछली पकड़ने के अपने अधिकार छोड़ दिए और भारत ने मछली पकड़ना वहाँ पे बंद कर दिए। सेंट एंथोनी को मछुआरों का संरक्षक संत माना जाता है। उनका जन्म 1195 में लिस्बन में हुआ था। मतलब वहाँ पे जो एंथोनी है, उनको लग रहा है कि मछुआरों को वो वहाँ पे रक्षा करते हैं भगवान जी, ऐसा एंथोनी को माना जाता है। तो आपको ये बात मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये द्वीप अपना है। कई बार तमिलनाडु के लोग जो है मांग उठाए हैं कि द्वीप को सरकार को नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो हमें पकड़ लिया जाता है और अंदर कर दिया जाता है। अब भारतीय लोग को भी मछली वहाँ पे पकड़, जबकि भारतीय का द्वीप था और समझौता जब कर लिए तो श्रीलंका अपना समझने आगे समझ। आइए समझते हैं हम अगला न्यूज को। अगला है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ की परिव्यय के साथ इंडिया एआई मिशन मंजूरी दे दिया है। तो इस मिशन के तहत जो है क्या क्या होगा सो समझ लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र बनाना इसका काम है। एआई नवाचार को बढ़ाना काम है। क्षेत्रों में एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करना काम है। सामाजिक लाभ के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना इसका काम है एआई को। विजन क्या है इसका? भारत में एआई बनाना और एआई के भारत के लिए काम करना, इसका ये मेन विजन है। नोडल मंत्रालय कौन से हैं? किस मंत्रालय के तहत होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मतलब ये मिशन जो है चलेगा। और कार्यान्वयन बोला है कि इंडिया एआई डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म एआई इनोवेशन के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेंटर तक पहुंच को सुव्यवस्थित करना है। मतलब जहां डेटा नहीं पहुंच रहे वहां तक पहुंचाना। भारत भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा को स्थापित करना, ये सारी चीज़ें हैं जो एआई से संबंधित है। मतलब एआई को बढ़ाने के लिए सब मिशन